तो क्या हाल है प्यारे बच्चों का। आशा करते हो सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में क्लास 8 के साइंस का सबसे पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसका पढ़ाई जो कि हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखना था, वो बचा हुआ था जो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है, इसमें से ढूंढ कर देखना है कि कौन जो होगा इसमें से कौन इसमें आएगा, कौन इसमें से आएगा और कौन इसमें आएगा, इसे देखना है। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। यानी एक ही जगह पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस में दिया है फसल। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यहाँ लिख देंगे फसल, फसल कहते हैं उसको। चलिए उसके बाद देखते हैं फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को क्या होता है, मतलब क्या होती है प्रथम चरण में। तो प्रथम चरण में मिट्टी को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, यानी तैयारी तैयारी होती है। उसके बाद ग में कह रहा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? तैरने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? तैरने लगेंगे। तैरने तैरने लगेंगे। एक लास्ट है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए। मिट्टी से चाहिए इसको जल, मिट्टी से चाहिए इसको जल तथा तथा क्या इसको आवश्यकता होती है, तथा पोषक की आवश्यकता होती है। पोषक तथा पोषक की आवश्यकता होती है। देखिए कितना आसान था, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलो जाए नेक्स्ट पे। दो में कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ए से बी में मिलान करना है। तो पहले ये देखिए खरीफ फसल में कौन आएगा। खरीफ फसल में कौन आएगा? तो खरीफ फसल में धान आएगा और मक्का आएगा। खरीफ फसल में क्या आएगा? धान आएगा और मक्का आएगा। रबी फसल में कौन आएगा? तो रबी फसल में आ जाएगा आपका गेहूं, चना, गेहूं चना मटर, ये आ जाएगा रबी फसल में। इसका बाद रासायनिक उर्वरक, इसमें कौन आएगा? इस सब बॉक्स को मिटा देते हैं। रासायनिक उर्वरक में कौन आएगा? तो रासायनिक उर्वरक में ये आएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये आएगा रासायनिक उर्वरक में। और कार्बनिक खाद में कौन आएगा? तो कार्बनिक खाद में ये आएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है, तो मिलान देखिए हो चुका है। खरीफ फसल में कौन आ रहा है? धान एवं मक्का आ रहा है। रबी फसल में कौन आ रहा है? तो गेहूं चना मटर आ रहा है। रासायनिक उर्वरक में कौन आ रहा है? यूरिया एवं सुपरफास्ट आ रहा है। और एक लास्ट जो है कार्बनिक खाद में क्या आ रहा है? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, तो खरीफ फसल में क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल में क्या आते हैं? खरीफ फसल के दो उदाहरण दे देते हैं। धान हो जाएगा, मक्का आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग खरीफ फसल को किसे मिला है? खरीफ फसल को मिला है धान और मक्का से। तो यही उदाहरण इसमें भी लगा दिए। खरीफ फसल का दो उदाहरण बोला था, धान और एक मक्का, काफी है। रबी फसल का दो उदाहरण हो जाएगा, गेहूं और मटर हो जाएगा। गेहूं हो जाएगा और मटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। एक पैराग्राफ सिर्फ किया जाता है, एक पैराग्राफ। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है? मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है? तो इसमें मिट्टी को उलट पुलट कर, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है। मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है, जिसे जुताई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। इसमें फसल की जड़ें गहराई तक जाती है तथा जड़ों का सरलता से श्वसन होता है। यहाँ पे हो जाएगा जड़ों, ये जो देख पा रहे हैं आप, इसको मिटा देते हैं। जड़ों, ठीक है, जड़ों का सरलता से श्वसन होता है। इस प्रकार से इसका मिट्टी क्या होता है? तैयार होता है। बुआई किसे कहते हैं? तो बुआई हो जाएगा बीजों को भूमि में
बोना, बीजों को भूमि में बोना बुआई कहलाता है। बीजों को भूमि में बोना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। जब भी हम लोग बुआई करते हैं उससे पहले साफ और स्वस्थ बीजों का हम चयन करते हैं, चुनते हैं और तब जाके उसको खेत में छींटते हैं कि बिया अगर खराब निकल गया तो फसल होगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग के लिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से 4 नंबर का क और ख हो चुका है, नोट कर सकते हैं, ये तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग में क्या करा है? निराई। निराई किसे कहते हैं? खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। निराई करने के निम्न तरीके हैं। कितने तरीके हैं? देखिए, जुताई। अगर खरपतवार को हटाना तो सबसे आसान तरीका जुताई कर दीजिए, ठीक है। जुताई का मतलब ये नहीं कि फसल है तो फसल के साथ ही जोत नहीं देना है, ठीक है। इतना महीने से तो फसल हुआ और उसके बीच में खरपतवार अगर हो रहा है तो उसको जुताई करके हटा नहीं देना पूरे को, सिर्फ खरपतवार को हटाना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हाथों से उखाड़ कर, ये सबसे अच्छा है, हाथों से उखाड़ उखाड़ कर काम किया जा सकता है, उसको खरपतवार को साफ किया जा सकता है। तीसरी का है रासायनिक उपचार, ये भी ठीक है। खरपतवार को मिटाने वाला ऐसे खतरनाक जो होता है दवाइयाँ आता है, जैसे दिखा है खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा, जैसे 2,4-D, ये एक प्रकार का दवाई आता है जो जब ज़्यादा खेत में खरपतवार होता है तो सीधा छींट देते हैं, खरपतवार क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। तो 3 तरीका है, एक जुताई करके हम हटा सकते हैं, दूसरी का में हाथों से उखाड़ के कर सकते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा हम हाथों से उखाड़ते हैं। मम्मी को देखिएगा या पापा जी को देखिएगा या कोई दादी लोग को भी देखिएगा, वो लोग क्या करते हैं? हाथों से ही खेत से जो खरपतवार होता है, घास फूस होता है, उस सबको हटाते हैं, ठीक है। और तीसरा होते है हो गया रासायनिक उपचार, दवाई छींटकर। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट में कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार भिन्न है? तो उर्वरक खाद से निम्न प्रकार से भिन्न है। यहाँ एक तरफ उर्वरक बना देंगे, दूसरी तरफ क्या बना देंगे? खाद बना देंगे। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ये एक मानव के द्वारा निर्मित किया गया उर्वरक होता है। लेकिन खाद जो होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ये प्रकृति द्वारा तैयार होता है, जो गोबर एवं पौधे के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है, देखे होंगे, ठीक है। और ये क्या होता है? मानव द्वारा फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। दूसरे का उर्वरक उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। लेकिन इसका उत्पादन जो होता है खाद, इस मतलब इसको खेतों में बनाई जा सकती है, खेतों में हम लोग बनाते हैं इसको। तीसरी का कह रहा है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस प्राप्त होता है, ह्यूमस। लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा। इसमें क्या हो गया? उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं ना होता है। इसमें उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, फैक्ट्री में तैयार होता है, इसलिए इसके वजह से ये क्या होता है? नहीं होता है। लेकिन खाद से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, जैसे पोटेशियम होता है, प्रचुर मात्रा में ये सब होता है। लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। इस समय क्या होता है? कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। चलिए ये भी समाप्त हो गया, अगले पर चलते हैं। आगे कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जब टाइम हो जाता है फसल को पानी देने के लिए, एक निश्चित अंतराल का टाइम होता है जिससे उसमें पानी दिया जाता है, तो क्या कह रहा है? निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हर किसान लोग करते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित है।
क्या बोल रहा है, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां बोला था। दो विधियां निम्नलिखित है। एक है छिड़काव, इससे क्या होता है, जल का वेस्टेज नहीं होता, जल बर्बाद नहीं होता, पानी बर्बाद नहीं होता। और दूसरी का है ड्रिप तंत्र, इससे भी अगर हम लोग पानी पटाते हैं तो इससे भी जल क्या होता है, बर्बाद नहीं होता। तो इसमें पानी को हवा के क्या छिड़काव तंत्र, इसमें पानी को हवा में फव्वारे की तरह छिड़का जाता है। इसमें पानी को हवा में फव्वारे की तरह छिड़का जाता है, जिससे पूरे खेत में समान रूप से पानी पहुंचता है, जल की बर्बादी नहीं होती है। ये छिड़काव तंत्र में जल की बर्बादी नहीं होती है, पानी फव्वारे की तरह पूरे फसल पे लग जाता है, इससे जल का नामांतरण में नुकसान होता है। जो ड्रिप तंत्र, इसमें पाइपों के जरिए पानी को बूंद बूंद सीधे पौधे की जड़ों में दिया जाता है। यानी पाइप सीधा सीधा हम लोग जड़ के पास ही लेके जाते हैं पौधे का, और वहां से जो होता है होल कर करके उस जड़ के पास, मतलब जड़ के पास जाता है वहां पे होल कर देता है, जिससे उसका पानी का बूंद सीधा जड़ पे ही चला जाता है। इससे ही पानी का वेस्टेज नहीं होता। इसमें पानी के जरिए मतलब है, इसमें पाइपों के जरिए पानी को बूंद बूंद सीधे पौधे की जड़ों में दिया जाता है, इससे पानी की बचत होती है, बहुत ज्यादा बचत होता है। चलिए 7 नंबर देखेंगे, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। अगर हम लोग गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाए, किस ऋतु में हो रहा है, खरीफ ऋतु में अगर उगाए हम लोग गेहूं को तो क्या हो सकता है। देखिए, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए और गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे अच्छे से नहीं उगेंगे। वे तो अच्छे से नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इस ऋतु में बहुत ज्यादा जल होता है, इस ऋतु में क्या होता है, बहुत ज्यादा जल होता है। लेकिन गेहूं को उगाने के लिए हमको जल की आवश्यकता नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन इतना ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इस ऋतु के समय तो बहुत ज्यादा पानी बरसता है, इतना ज्यादा बरसता है जिसे पानी जो खेतों में जो होता है ना, बाढ़ लगने के बराबर होता है। अब बताइए, गेहूं को तो पानी का उतना खास जरूरत नहीं होता, ठीक है, तो इसमें ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। वर्षा ऋतु में जल अधिक होने के कारण बीज नष्ट हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बीज इसके नष्ट हो जाएंगे। चलिए इसका भी आप नोट कर सकते हैं। अगले का देखते हैं, अगले का क्या कह रहा है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर खेत में लगातार फसल उगाते गए तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब एक खेत में उगाते जा रहा है फसल, उगाते जा रहा है, उगाते जा रहा है, उगाते जा रहा है, लेकिन इस खेत के मिट्टी को अगर आप कुछ पोषक वाला तत्व नहीं देंगे तो मिट्टी क्या करेंगे, एक समय आते आते मिट्टी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और खराब जब मिट्टी खराब हो जाएगी तो फसल कहाँ बोइएगा, आसमान में थोड़ी बोइएगा, मिट्टी में नहीं बोया जाता है। मिट्टी अगर खराब हो गया तो फसल कहाँ से उगेगा, है कि नहीं। तो टाइम टू टाइम मिट्टी को भी जो होता है, एक विटामिन का कमी होता है, उसको भी देना जरूरी है, टाइम टू टाइम देना जरूरी होता है मिट्टी को भी। तो यही बात रहा, जो लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता क्या खराब हो जाती है। 9 नंबर कह रहा है, खरपतवार क्या है। खरपतवार क्या है, तो खरपतवार वे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगते हैं, किसके साथ उगते हैं, फसलों के साथ उगते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार क्या आता है, तो ये फसलों के साथ उगता है और ये फसलों क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, पहले तो जुताई करके कर सकते हैं, उसके बाद हाथ से उखाड़ के कर सकते हैं, उसके बाद रासायनिक उपचार से भी कर सकते हैं। इसका हम डिस्कशन इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है 10 नंबर कह रहा है, निम्न बक्से को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो सके, ठीक है। तो गन्ने के फसल को अगर हम उगाना चाहते हैं, गन्ने के फसल, गन्ने से क्या होता है, चीनी बनता है। तो चीनी चीनी कहाँ बनता है, चीनी मिल में बनता है। तो हम खेत में अगर इस गन्ना को उगाए, खेत में हम गन्ना को उगाए और गन्ना को उगा देने के बाद उस गन्ना को निकालेंगे और उसको कहाँ भेजेंगे, फैक्ट्री में भेजेंगे गन्ना को, और वो फैक्ट्री से हमारे पास क्या आएगा, चीनी आएगा। क्या आएगा, चीनी आएगा। बहुत सारा ऐसा मिक्स चीज आता है जो गन्ना के द्वारा आता है। तो लेकिन ये प्रोसेस हमें बतलाना है, जो मिट्टी में क्या पहले करेंगे, इसमें उसके बाद क्या करेंगे, तो कौन ऐसा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से फैक्ट्री में जाएगा, उसके बाद किस प्रकार से चीनी आएगी, पूरे प्रोसेस को हमें सही तरीके से सजा के बतलाना है। तो सबसे पहले तो हम मिट्टी को तैयार करेंगे। एक गन्ने को उगाने के लिए पहले क्या करेंगे, खेत को तैयार करेंगे, यानी मिट्टी को तैयार करेंगे, यानी 5 नंबर होगा, पहले मिट्टी को तैयार करेंगे। उसके बाद मिट्टी जब तैयार हो जाएगा तो खेतों की जुताई करेंगे।
क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे, यानी 6 नंबर उसके बाद ये होगा खेत की क्या करेंगे, जुताई करेंगे। जब खेत की जुताई जब हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बुआई करेंगे। इस जैसे गन्ना को बोएंगे, है कि नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, बुआई करेंगे। और जब बुआई कर देंगे, बुआई कर देंगे तो बुआई करने के बाद खेत में जो फसल बुआई हो चुका है उसको पानी भी तो देंगे, यानी सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद, सिंचाई करेंगे। जब सिंचाई हो जाएगा, दो में क्या सिंचाई, जब सिंचाई हो जाएगा तो उस सिंचाई कर देने के बाद उस पर हम लोग क्या करते हैं, खाद छींटते हैं। चेक करेंगे इसमें खाद है दिया, हाँ बिल्कुल दिया, खाद देंगे। उसके बाद क्या देंगे, उसको हम लोग खाद देंगे। और खाद दे देने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, उसको कटाई करेंगे। लास्ट में से क्या करेंगे, कटाई करेंगे। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, कटाई। और कटाई जब हो जाएगा, जब यहाँ से फसल को हम लोग काट लेंगे तो कहाँ भेजेंगे, सीधा फैक्ट्री में भेजेंगे, यानी फसल को चीनी मिल में भेज देंगे, यानी सबसे लास्ट 1 नंबर चीनी मिल में भेज देंगे। इस प्रकार से इसका नंबरिंग होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, चला जाए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में कह रहा है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। क्या करना है, इस पहेली को पूरा करना है। तो 1 नंबर क्या करें, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या होता है, रहट होता है। सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या होता है, रहट होता है। उसके बाद बोल रहा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहता है, पशुपालन कहलाता है। बड़े पैमाने पर अगर हम पशुओं को पोसेंगे पालेंगे तो उसको क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। उसके बाद फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल को, और फसल पक के जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। तो चलिए ये समाप्त हो गया। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है, बाईं से दाएं की ओर बोला है, ठीक है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल क्या कहलाती है, रबी फसल कहलाती है। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक पदार्थ पोषक प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक जो है पौधे को पोषक प्रदान करते हैं। और 7वां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या इसके बाद है और नहीं है, बस यही एक जो था बचा हुआ था। एक चैप्टर का पूरा बढ़िया से हम लोग पढ़ाई तो कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। जब उसको पढ़ लीजिएगा तो मेरा ख्याल से 100% गारंटी है जिसे क्वेश्चन को भी आप खुद ही बना दीजिएगा। मतलब इतना अच्छा ढंग से हमने उसमें पढ़ाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। खैर आपको ये तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक यही बचा था, एक चैप्टर पढ़ा दिए थे लेकिन क्वेश्चन सर अभी समझाए नहीं थे, समझा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 2। तब तक लिए इतना ही।